ये है केशपाल सर द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड भर्ती की औषधि सीरीज का यूपी जीके प्रैक्टिस सेट 3। देखने में तो ये केवल 22 तथ्यों और आंकड़ों का एक संकलन लग सकता है। हाँ, पर हमारा मकसद आज इन सवालों की कोई लिस्ट पढ़ना नहीं है। हम्म। हम इन तथ्यों के पीछे की पूरी कहानी और उनके प्रभाव को डिकोड करेंगे, ताकि जो भी इसे समझे उसके दिमाग में इस राज्य की एक साफ तस्वीर बन जाए, मतलब रटने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। वही तो, क्योंकि तथ्य तब तक सिर्फ निर्जीव शब्द होते हैं जब तक हम ये ना समझें कि वे काम कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रशासन से शुरू करते हैं। ये सबसे बुनियादी हिस्सा है। किसी भी इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत तंत्र चाहिए। स्रोत में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जिक्र है, जिसकी स्थापना 1831 में हुई थी। हाँ, 1831। अब मैंने इसे जब पढ़ा तो मुझे ये राज्य के एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसा लगा, सही तुलना है। जो ये तय करता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और जमीन का असली मालिक कौन है। लेकिन जो बात मुझे बहुत अजीब लगी वो ये है, इसके मुख्यालयों का बंटवारा। बिल्कुल, इस परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है और न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज में है। मतलब दिमाग कहीं और है और दिल कहीं और। अंग्रेजों ने 1831 में इस सिस्टम के दो अलग-अलग सर्वर क्यों बना दिए? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। आप 1831 के दौर की कल्पना कीजिए। अच्छा, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य फोकस था वो भू राजस्व यानी जमीन से लगान वसूलना था। यही उनकी आय का सबसे बड़ा जरिया था। तो सारा काम एक ही जगह से क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रशासन चलाना और जमीन के विवादों को सुलझाना ये दोनों बहुत अलग तरह के काम हैं। मतलब नीतियां बनाना अलग बात है और झगड़े सुलझाना अलग। एकदम सही। लखनऊ से प्रशासनिक नीतियां तय होती थी। ये देखा जाता था कि लगान का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। लेकिन जब भी जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद होता था तो उसके लिए एक बहुत ही मजबूत न्यायिक तंत्र की जरूरत थी, और प्रयागराज हमेशा से एक प्रमुख न्यायिक और बौद्धिक केंद्र रहा है। ओहो, तो इसलिए न्यायिक मुख्यालय वहां रखा गया। हाँ, अंग्रेजों ने शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत अपनाया ताकि काम बिना किसी रुकावट के तेजी से हो सके। ये तो वाकई कमाल की बात है कि 19वीं सदी का ये सिस्टम 21वीं सदी का भार आज भी उठा रहा है। बिल्कुल, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन प्रशासन केवल राजस्व से तो नहीं चलता ना, सुरक्षा भी चाहिए। स्रोत में होमगार्ड स्थापना दिवस का जिक्र है जो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। जी, 6 दिसंबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ मुझे थोड़ा संदेह होता है। मतलब हमारे पास पहले से ही एक विशाल पुलिस बल है, तो फिर इस होमगार्ड नाम के एक अलग बल की क्या जरूरत पड़ गई? इसके पीछे 1962 का वो विशिष्ट साल है। याद कीजिए उस साल क्या हुआ था। आहा, भारत चीन युद्ध। बिल्कुल, उस युद्ध ने देश को एक बहुत बड़ा सबक दिया था। जब सेना सीमाओं पे लड़ रही हो और हमारी नियमित पुलिस कानून व्यवस्था में व्यस्त हो, तो आपातकालीन स्थितियों में आंतरिक सुरक्षा कौन संभालेगा? एकदम सही। तब ये महसूस किया गया कि नागरिक समाज की सीधी भागीदारी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये आम नागरिकों को सुरक्षा तंत्र से जोड़ने का एक तरीका था। हाँ, इसलिए इसका आदर्श वाक्य भी रखा गया, निष्काम सेवा, मतलब बिना किसी स्वार्थ के सेवा। निष्काम सेवा, ये गहराई में सोचने वाली बात है। हाँ, ये नियमित पुलिस नहीं है, बल्कि आपातकाल में प्रशासन और जनता के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। वैसे पुलिस की बात आई है तो स्रोत में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के पद का एक दिलचस्प तथ्य है। 1982 वाला? हाँ, यूपी में डीजीपी का पद 1982 में सृजित किया गया था। पहले डीजीपी नरेश कुमार बने और वर्तमान में राजीव कृष्ण है। जी। लेकिन 1982, इतने बड़े राज्य में 1982 तक डीजीपी का पद ही नहीं था। ये तो बहुत अजीब है। सुनने में अजीब लगता है, पर ऐसा नहीं है कि उससे पहले कोई मुखिया नहीं होता था। तो फिर कौन होता था? मुखिया होता था, लेकिन वो आईजी का पद हुआ करता था। अच्छा, इंस्पेक्टर जनरल। हाँ। 1982 तक आते आते राज्य की आबादी में एक बहुत बड़ा उछाल आ चुका था और अपराध की प्रकृति भी जटिल हो रही थी। संगठित अपराध बढ़ रहे होंगे। बिल्कुल। इतने बड़े पुलिस बल को सिर्फ आईजी के स्तर से नियंत्रित करना व्यवहारिक नहीं रह गया था। पुलिस पदानुक्रम का विस्तार करना उस समय की सबसे बड़ी मांग थी। इसलिए नेतृत्व के स्तर को बढ़ाते हुए महानिदेशक का पद लाया गया। हाँ। और इस बढ़ते हुए पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए ट्रेनिंग भी तो बदलनी पड़ी होगी। मुरादाबाद की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एकदम सही। स्रोत बताता है कि 1901 में ये सिर्फ एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल था। फिर 1934 में ये कॉलेज बना और अंत में 1997 में जाकर इसे आधुनिक अकादमी का नाम और दर्जा मिला।
देखिए, ये सफर सिर्फ नाम बदलने का नहीं है, ये असल में पुलिसिंग के विकास की कहानी है। मतलब समय के साथ अपग्रेड होना। हाँ, 1901 में एक हवलदार को जो ट्रेनिंग चाहिए थी, वो 1997 के एक आधुनिक पुलिस अधिकारी की जरूरतों से बिल्कुल अलग है। साइबर क्राइम, फोरेंसिक जांच, ये सब तो बाद में आया होगा ना? बिल्कुल। मानवाधिकार के मुद्दे भी, ये सब चीजें समय के साथ पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी। मुरादाबाद की ये एकेडमी खुद को लगातार अपग्रेड करने का एक जीता जागता सबूत है। प्रशासन और पुलिस का ढांचा तो समझ में आ गया, लेकिन सिर्फ पुलिस से तो जीवन स्तर नहीं सुधरता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी गरीब किसान का एक्सीडेंट हो जाए, हाँ, या किसी घर में शौचालय ना हो तो पुलिस क्या करेगी? यहीं पर हम सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की तरफ मुड़ते हैं। हाँ, स्रोत में कई योजनाओं और उनके बजट का जिक्र है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपए, सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में 4,000 रुपए। और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी है। जी, जिसमें मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए मिलते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा कड़वा सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। ईमानदारी से कहूँ तो 12,000 रुपए में आज के समय में कैसा शौचालय बनता होगा? या 5 लाख रुपए से एक किसान परिवार का भविष्य हमेशा के लिए कैसे सुरक्षित हो सकता है? ये सवाल अक्सर उठता है। क्या ये सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है? आपका ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे अर्थशास्त्र और सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से देखना होगा। अच्छा। ये जो राशियां है ना, ये किसी परिवार को अमीर बनाने के लिए नहीं है। ये एक सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा जाल की तरह काम करती हैं। सेफ्टी नेट? ये काम कैसे करता है? देखिए, जो परिवार गरीबी रेखा के आसपास जीवन जीते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है। क्या? कि जीवन का कोई एक बड़ा झटका, जैसे कोई गंभीर बीमारी, दुर्घटना या फिर बेटी की शादी का खर्च, उन्हें दशकों की गरीबी के दुष्चक्र में धकेल सकता है। ये बात तो है। जब सरकार शौचालय के लिए 12,000 रुपए देती है, तो वो एक बुनियादी शुरुआत सुनिश्चित कर रही है, ताकि परिवार गंभीर बीमारियों से बच सके। मतलब बीमारी पर होने वाले भारी खर्च से बचा जा सके। बिल्कुल। और जब किसी किसान की मृत्यु पर 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो उस परिवार को तुरंत साहूकारों के कर्ज के जाल में फंसने से रोकता है। ओहो, मतलब ये उन्हें गिरने से रोकने का एक कुशन है। सटीक। और अगर आप इन योजनाओं की पूरी श्रृंखला को देखें, तो ये इंसान के पूरे जीवन चक्र को कवर करती है। जैसे जन्म से? हाँ, बेटी के जन्म और शिक्षा के लिए कन्या सुमंगला, फिर विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना, बच्चों के संकट के लिए बाल सेवा योजना, और अंत में दुर्घटना के लिए कृषक कल्याण। ये सिर्फ बजट नहीं है, ये तो राज्य द्वारा बनाया गया एक पूरा सुरक्षा तंत्र है। बिल्कुल, यही नजरिया इसे समझने के लिए चाहिए। जब हम इन आंकड़ों को एक इंसान की पूरी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं, तो ये सिर्फ रुपए नहीं रहते, एक कहानी बन जाते हैं। और जब किसी समाज में ये बुनियादी सुरक्षा जाल बिछ जाता है, तब वो समाज भविष्य की तरफ देखता है। वह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और खेलों की ओर बढ़ता है। हाँ। और यहीं पर हम उस विरोधाभास पर वापस आते हैं जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी। आप वाराणसी और ग्रेटर नोएडा वाले उदाहरण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि वाराणसी के गंजारी राजा तालाब इलाके में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिसकी आधारशिला सितंबर 2023 में रखी गई थी। हाँ, इस स्टेडियम की थीम भगवान शिव पर आधारित है। डमरू और त्रिशूल के आकार का डिजाइन, मतलब एक गहरा आध्यात्मिक ठहराव। वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है, जो भारत का एकमात्र फॉर्मूला 1 ट्रैक है। F1 कारों की वो कान फाड़ देने वाली रफ्तार। ये दोनों चीजें एक ही राज्य में कैसे फिट बैठती हैं? यही तो इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। ये दिखाता है कि आप अपनी सांस्कृतिक जड़ों को काटे बिना भी तकनीकी रूप से विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मतलब परंपरा और आधुनिकता साथ साथ। हाँ, वाराणसी का स्टेडियम इस बात का प्रतीक है कि कैसे स्थानीय मान्यताओं और वास्तुकला को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जा सकता है। और फॉर्मूला 1 ट्रैक? ग्रेटर नोएडा का ट्रैक इस बात का ऐलान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग के मामले में राज्य दुनिया के सबसे तेज खेलों की मेजबानी कर सकता है। कमाल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ से खिलाड़ियों की एक पूरी नई पीढ़ी भी तो निकल रही है। बिल्कुल, नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। स्रोत में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का जिक्र है, जो आगरा से हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत है। जी, राजपत्रित अधिकारी। इसके अलावा रिंकू सिंह अलीगढ़ से हैं,
भुवनेश्वर कुमार और प्रवीण कुमार मेरठ से और मोहम्मद शमी अमरोहा से। मेरा सवाल ये है कि अचानक से इन छोटे शहरों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं की बाढ़ कैसे आ गई? पहले तो ऐसा नहीं होता था। ये कोई संयोग नहीं है। जब एक राज्य खेल को सिर्फ एक शौक के बजाय रोजगार और सशक्तिकरण का माध्यम बना देता है तो पूरी मानसिकता ही बदल जाती है। मतलब अब खेल में भविष्य सुरक्षित है। हाँ, अब दीप्ति शर्मा का ही उदाहरण देखिए। जब एक अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी को सीधे डीएसपी जैसा पद मिलता है तो वो पूरे समाज के लिए एक रोल मॉडल बन जाती है। माता पिता का नजरिया बदलता होगा। बिल्कुल, उन्हें ये विश्वास होता है कि खेल में करियर बनाने का मतलब सिर्फ संघर्ष नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानित भविष्य भी है। यही कारण है कि अलीगढ़, अमरोहा और मेरठ जैसे शहरों से ऐसी प्रतिभाएं निखर कर आ रही हैं। बिल्कुल सही। ये बहुत ही प्रेरणादायक है। अब खेल के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज किसी समाज को आगे ले जाती है वो है शिक्षा। शिक्षा सबसे अहम स्तंभ है। और स्रोत के शिक्षा वाले हिस्से ने तो मुझे सच में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। इसमें एक टाइमलाइन उभर कर आती है जो समावेश की एक बहुत लंबी यात्रा दिखाती है। आप विश्वविद्यालयों की स्थापना के वर्षों की बात कर रही हैं। हाँ, आप शुरुआत देखिए। 1927 में आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। उस समय इसका नाम आगरा विश्वविद्यालय था और इसके पहले कुलपति कैनन A.W. डेविस थे। यह पूरी तरह से एक औपनिवेशिक और पारंपरिक ढांचा था। फिर एक बहुत बड़ी छलांग लगती है 1999 में, जब प्रयागराज में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय खुलता है। ये राज्य का एकमात्र ओपन विश्वविद्यालय है। और मुक्त विश्वविद्यालय का सीधा सा मतलब है शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। सबके लिए शिक्षा। हाँ, जो लोग किसी कारणवश नियमित कॉलेज नहीं जा सकते हैं, नौकरी करते हैं या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनके लिए शिक्षा के दरवाजे खोलना। बिल्कुल। और अब इसका सबसे आधुनिक और क्रांतिकारी कदम सुनिए। स्रोत के अनुसार कुशीनगर में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह एक बहुत ही बड़ी पहल है। 1927 के अभिजात्य औपनिवेशिक ढांचे से लेकर आज एक हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए विशेष विश्वविद्यालय बनाने तक का सफर, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? निसंदेह यह साबित करता है कि राज्य की शिक्षा नीति केवल साक्षरता दर बढ़ाने तक सीमित नहीं रह गई है, वो समाज को जोड़ रही है। हाँ, यह समाज की सबसे गहरी खाइयों को पाटने का प्रयास कर रही है। ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा की शिक्षा और सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। यह समावेशी विकास का सबसे मजबूत उदाहरण है। बिल्कुल। शिक्षा से दिमाग खुलता है, लेकिन किसी भी राज्य की असली आत्मा तो उसकी मिट्टी में बसती है। हमारे स्रोत का आखिरी हिस्सा राज्य की खनिज संपदा, कला और मेलों पर है। यह हिस्सा भले ही थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन यह राज्य की रगों में बहने वाले खून की तरह है। खनिज अर्थव्यवस्था चलाते हैं और संस्कृति समाज को जोड़े रखती है। दोनों का बहुत गहरा संबंध है। खनिजों की बात करें तो स्रोत के अनुसार सोनभद्र जिला डोलोमाइट, बेराइट और एंडालुसाइट जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। जी। वहीं ललितपुर यूरेनियम और तांबे के लिए जाना जाता है। ये नाम सुनने में ही भारी भरकम औद्योगिक लगते हैं। ये क्षेत्र राज्य को ऊर्जा और कच्चा माल देते हैं। ये तो हार्ड पावर हो गई। हाँ, लेकिन राज्य का सॉफ्ट पावर क्या है? वो है इसकी संस्कृति। स्रोत बताता है कि 1920 में वाराणसी में भारत कला भवन संग्रहालय स्थापित किया गया था। और इसके प्रथम सभापति कौन थे? स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर। ये तथ्य अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। 1920 का वो समय जब देश असहयोग आंदोलन के दौर से गुजर रहा था, तब हमारी कला और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए इतनी बड़ी पहल की जा रही थी। और टैगोर जैसे युग दृष्टा का इससे जुड़ना इसकी अहमियत को कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। अब धरोहरों को तो संग्रहालयों में सहेजा गया है, लेकिन जो संस्कृति आज भी सड़कों पर लोगों के बीच सांस ले रही है, वो है यहाँ के मेलों और उत्सवों में। मेले तो यूपी की जान है। हाँ, स्रोत में कई लोक नृत्यों और मेलों का जिक्र है, जैसे बुंदेलखंड का पाई डंडा नृत्य। ये दीपावली के अवसर पर मोर पंख लेकर किया जाता है। बहुत ही सुंदर परंपरा है। फिर मथुरा के पास प्रसिद्ध कोकिलावन मंदिर है, जो शनिदेव को समर्पित है। गोवर्धन में लगने वाला मुड़िया पूर्णिमा मेला है, और बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली तो है ही। लेकिन इन सब में एक तथ्य ने मुझे सच में अचरज में डाल दिया। वो क्या? स्रोत के अनुसार पूरे राज्य में सबसे ज्यादा मेले मथुरा में लगते हैं। एक साल में पूरे 86 मेले। 86? हाँ,
ये आंकड़ा काफी बड़ा है। इसका सीधा से मतलब है कि मथुरा में औसतन हर चौथे या पांचवें दिन कोई ना कोई बड़ा उत्सव या मेला चल रहा होता है। बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आता कि मथुरा के लोग इतने सारे मेलों को एक साथ कैसे संभालते हैं। ये किसी भी सांस्कृतिक केंद्र की पहचान है। और देखो, इसे केवल धार्मिक नजरिए से मत देखिए। मेले किसी भी स्थानीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े इंजन होते हैं। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, जब एक मेला लगता है तो सिर्फ श्रद्धालु नहीं आते, परिवहन वालों को काम मिलता है, स्थानीय हस्तशिल्पियों का सामान बिकता है, खाने पीने के ढेरों स्टॉल लगते हैं। हाँ, रोजगार तो बढ़ता है। ये जो 86 मेले हैं ना, ये मथुरा के आसपास की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए साल भर रोजगार का साधन है। ये एक तरह का माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल है जो सदियों से बिना किसी बाहरी निवेश के चल रहा है। ये तो अर्थशास्त्र का एक बिल्कुल नया ही पहलू है मेलों को लेकर। हाँ, ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। और ये उत्सव सिर्फ पुरानी परंपराएं नहीं है, राज्य ने नई परंपराएं भी शुरू की हैं। जैसे स्रोत बताता है कि लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहते हैं, उसकी शुरुआत 1975-76 में हुई थी ताकि अवधी संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। पर्यटन को भी इससे काफी बढ़ावा मिलता है। इसी तरह झांसी में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है, जो बुंदेलखंड को पारंपरिक चिकित्सा और जड़ी बूटियों के केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। बिल्कुल। और इन सारी आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहियों को जो एक ढांचा एक साथ जोड़े रखता है, वो है राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था। सही कहा। और इसी से जुड़ा है स्रोत का आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के बारे में, जिसके अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से सतीश महाना को चुना गया है। हाँ, यही वो लोकतांत्रिक छत है जिसके नीचे 1831 का राजस्व परिषद, मुरादाबाद की पुलिस अकेडमी, किसानों का सुरक्षा जाल और मथुरा के मेले सब एक साथ काम कर रहे हैं। और यही हमारी आज की इस पूरी चर्चा का सार भी है। मतलब प्रशासन से लेकर उत्सवों तक हर कड़ी एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। तो आज के सफर को समेटते हैं। हमने शुरुआत की थी एक सवाल से कि उत्तर प्रदेश को एक राज्य के बजाय एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, और मुझे लगता है हमें इसका जवाब मिल गया है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे 1831 में बनाया गया राजस्व परिषद का सिस्टम आज भी काम कर रहा है। हमने समझा कि होमगार्ड सिर्फ एक पुलिस बल नहीं, बल्कि 1962 की युद्ध की उपज है। योजनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि जीवन का सुरक्षा जाल हैं। हाँ, हमने वाराणसी के शिव थीम स्टेडियम और ग्रेटर नोएडा के फॉर्मूला 1 ट्रैक के बीच के रोमांचक अंतर को महसूस किया। कुशीनगर के ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय से शिक्षा में हो रहे समावेशी बदलाव को देखा। और अंत में मथुरा के 86 मेलों के पीछे के अर्थशास्त्र को भी डिकोड किया। इस पूरी चर्चा ने ये साबित कर दिया है कि स्रोत से मिला सामान्य ज्ञान कभी भी उबाऊ नहीं होता, बशर्ते आप उसके पीछे के क्यों और कैसे को समझने की कोशिश करें। सही कहा। और आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक विचार जो बार बार मेरे मन में उभर कर आता है, वो बहुत ही गहरा है। बताइए। एक तरफ ये राज्य अपनी सबसे पुरानी और गहरी सांस्कृतिक जड़ों को, जैसे बरसाना की होली या पायडंडा नृत्य, बहुत मजबूती से सीने से लगाए हुए हैं। वो अपनी पहचान नहीं खो रहा। लेकिन दूसरी तरफ वही राज्य फॉर्मूला 1 ट्रैक और देश के पहले ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय के साथ भविष्य में सबसे लंबी छलांग भी लगा रहा है। यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या परंपरा को पकड़े रहना और साथ ही भविष्य की ओर दौड़ना, क्या ये अनोखा तालमेल ही इस भूभाग को इतना दिलचस्प और जीवंत बनाता है? बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि इसे समझना केवल नक्शे को समझने से कहीं ज्यादा है। इस विचार पर जरूर। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। सुनते रहिए और सीखते रहिए।